हमने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसका सोल्यूशन आपने निकाल लिया होगा आई थिंक, है ना। तो अब डिस्कस कर लेते हैं उन क्वेश्चंस को। पहला सवाल तो था हमारा, इफ टू मैट्रिसेस P एंड Q आर देयर एंड जो P मैट्रिक्स है वो Q मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। पहली कंडीशन थी वहां पे कि P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, और दूसरी कंडीशन थी P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P। ये कंडीशन थी ना, तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार उसको। ठीक है, पहली कंडीशन जो बनेगी आपकी, लेट P एंड Q बी 3x3 मैट्रिसेस विद P इज नॉट इक्वल टू Q, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब। अच्छा, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर कितना आ रहा होगा, उसका आंसर 0 आ रहा होगा पहले वाले केस का। आपको डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बनाना था। कुछ कंडीशंस दी हुई थी यहाँ पे। कंडीशंस क्या थी? सबसे पहली कंडीशन थी कि P मैट्रिक्स जो है वो Q मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन थी कि P क्यूब किसके बराबर है? Q क्यूब के बराबर है। ठीक है, तीसरी कंडीशन थी कि P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P था। P स्क्वायर Q स्क्वायर P के बराबर था। दोनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना था? 3x3 मैट्रिक्स था। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बताना था। तो हम एक काम करते हैं, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। ओके, सबट्रैक्ट देम 1 माइनस 2, तो ये आपको मिल जाएगा P क्यूब minus P square Q, that will be equal to Q cube minus Q square P। P square हम कॉमन निकाल लेते हैं, it will become P minus Q, और यहाँ से Q square कॉमन निकाल लेते हैं, it will become Q minus P। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा P square into P minus Q, माइनस या प्लस कर लेते हैं इसको लेकर, माइनस कॉमन निकाल के, तो प्लस हो जाएगा Q स्क्वायर इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो यहां से P माइनस Q कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर कितना? 0, या नल मैट्रिक्स। तो P माइनस Q बराबर 0, तो P माइनस Q बराबर 0 ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर O। तो यहाँ से डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। पहला सवाल तो ये था, डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज next question I am writing. Given that Q square minus PR is less than 0, P is positive, then the value of आपको जो डिटरमिनेंट दिया हुआ था वो था P Q, Px प्लस Q है, Q R, Qx प्लस RY, Px प्लस QY, Qx प्लस RY, Qx प्लस RY, एंड नेक्स्ट वन इज 0। आपको बताना है इसका वैल्यू कैसा होगा। यही ऑप्शंस थे आपके, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस टाइप के ऑप्शंस थे। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, वैल्यू निकालेंगे तभी हम कुछ बातें बता पाएंगे कि इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे P आ रहा है, यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे Px प्लस QY आ रहा है। तो हम इसको 0 बना सकते हैं। कैसे 0 बना सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, या फर्स्ट रो को हम x से मल्टीप्लाई कर दें। अगर फर्स्ट रो को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम Px। सेकंड रो को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे y से, तो सॉरी y से, हाँ, QY हो जाएगा।
तो ये px हो जाएगा, ये qy हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये px प्लस qy बन गया, और px प्लस qy बन गया तो थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो थर्ड रो का पहला एलिमेंट जो है आपका क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पर अपन ने x से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट रो को पूरा अपन ने x से मल्टीप्लाई किया, तो ये qx बन जाएगा। सेकंड रो को अपन ने पूरा y से मल्टीप्लाई किया, तो ये ry बन जाएगा। तो qx प्लस ry को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। नेक्स्ट इसको x से मल्टीप्लाई किया है, इसको y से मल्टीप्लाई किया है, दोनों को यहाँ से 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल गिव सम क्वांटिटीज, है ना। तो पहला ऑपरेशन तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे पहला ऑपरेशन लग जाएगा कि R3 को हम लिखेंगे R3 माइनस x टाइम्स ऑफ R1 प्लस y टाइम्स ऑफ R2। आप देख लीजिए एक बार ऑपरेशन, R3 माइनस x R1 प्लस y R2, है ना। थर्ड रो में से पहली रो को x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें दूसरी रो को y से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और तीसरी रो में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। व्हाट वी विल बी गेटिंग p q, फर्स्ट और सेकंड रो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम px प्लस qy, नेक्स्ट qx प्लस ry, और यहाँ जो बनेगा ना वो 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। R3 में से किया है तो 0 माइनस, इसमें x मल्टीप्लाई किया था तो ये बन जाएगा आपका px स्क्वायर प्लस qxy, इसमें y से मल्टीप्लाई किया था तो ये बन जाएगा qxy प्लस ry स्क्वायर, ठीक है, ये डिटरमिनेंट बनेगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए। थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो केवल एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, pr माइनस, तो क्या मिल जाएगा दिस, द वैल्यू विल बी माइनस टाइम्स ऑफ px स्क्वायर प्लस 2qxy, है ना, qxy 2qxy प्लस ry स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय दिस इनटू दिस pr माइनस q स्क्वायर। ये कंडीशन बनेगी यहाँ से। अब एक काम करते हैं, ये आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू आया, pr माइनस qr में से नेगेटिव कॉमन निकालते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, इट विल बिकम px स्क्वायर प्लस 2qxy प्लस ry स्क्वायर इनटू q स्क्वायर माइनस pr। अच्छा, q स्क्वायर माइनस pr के बारे में तो आपको बताया गया है, कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव है, इसका डी निकाल के देखिएगा कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसा आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा या फिर पॉजिटिव आ रहा होगा। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। Let's do another question. Next question is, let a comma b comma c be real numbers with a square plus b square plus c square is equal to 1. Show that the equation ax minus by minus c, bx plus ay, bx plus ay minus ax plus by plus c, cy plus b, और ये है cx प्लस ए। थर्ड रो में लिख देता हूँ यहाँ पे,
थर्ड रो इट्स सी एक्स प्लस ए, नेक्स्ट इज सी वाई प्लस बी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको बताना है क्या, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय दिस represents a straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि या तो ये किस फॉर्म में आ जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ जाए, मतलब हम जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो कहने का मतलब ये कि किस फॉर्म में आ जाए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ जाए। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए का वैल्यू 0 हो जाए तो बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है वाई का वैल्यू 0 हो जाए तो ए एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ जाए। तो मतलब होगा तो क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो किसी भी फॉर्म में आ जाए तो हम बता देंगे कि ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है मतलब, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप एक बात देखिए, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर हम बना दे कहीं पे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि हम इसको मल्टीप्लाई करें ए से, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई माइनस ए सी, और इसको मल्टीप्लाई करें बी से तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई। तो प्लस ए बी वाई और माइनस ए बी वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल ये। और इसको मल्टीप्लाई करें सी से तो सी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी, और यहाँ पे माइनस ए सी था, यस इट विल कैंसिल आउट, इट विल बी वर्किंग, क्योंकि यहाँ से पूरा एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का टर्म बन जाएगा। देख लेते हम कैसे करेंगे। हम C1 को लिख देते हैं, है ना, क्या लिख देते हैं C1 को, A टाइम्स C1 प्लस B टाइम्स C2 प्लस C टाइम्स C3। ऐसे करके देख रहे हैं। पहले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करें, A से, सेकंड कॉलम को B से मल्टीप्लाई करें, थर्ड कॉलम को C से मल्टीप्लाई करें। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग, अगर हमने पहले कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और माइनस ए सी, ये हो जाएगा आपका ए बी एक्स, सॉरी इसको बी से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई से ए बी वाई कट गया, और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर एक्स प्लस ए सी से माइनस ए सी कट जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये बचेगा। हमने सब में से एक्स भी कॉमन निकाल लिया। अच्छा नेक्स्ट में ये करके देखते हैं हम लोग क्या होता है, ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई, ए बी एक्स ए स्क्वायर वाई, ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स गया, बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर वाई, यहाँ पे बी से करेंगे तो बी सी, ये प्लस का बी सी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो सी स्क्वायर वाई और प्लस का बी सी, तो ये प्लस का बी सी बनेगा। आई थिंक हमने सही तो लिखा है ना इसको, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, ये प्लस सी नहीं है ये माइनस सी है ना, इतने सारे प्लस माइनस एरर हो गया। अब ठीक है, इसको अपन किससे मल्टीप्लाई किए थे, ए से, तो ए बी एक्स बनेगा, ये ए स्क्वायर वाई बनेगा, ठीक है, ए बी एक्स और ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई, तो माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स कट गया, माइनस बी सी और ये प्लस बी सी हो जाएगा क्योंकि सी से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, और सी स्क्वायर वाई, तो कुल मिला के बन क्या रहा होगा सेकंड टर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इनटू क्या बन रहा होगा, वाई बन रहा होगा। बात करते हैं थर्ड टर्म की, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर, बी सी वाई प्लस बी स्क्वायर, है ना, एक बार लिख लेते हैं क्या क्या बन रहा है, ये बनेगा आपका ए सी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी वाई प्लस सी स्क्वायर, तो बी सी वाई से बी सी वाई गया, ए सी एक्स से ए सी एक्स गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ तो सिंपल सा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी तो एज इट इज है, तीनों एलिमेंट है ना, बाकी तीनों एलिमेंट ऐसे लिखे हुए। अच्छा सबसे पहली बात तो ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यानी यहाँ पे x बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं,
आप कर लेंगे, एक बार ऑपरेशन लिख लीजिए ताकि हम फर्दर इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें ऑपरेशन लगाने के बाद, इट विल बिकम x y 1, next will be bx plus ay minus ax plus by minus c, next will be cy plus b and इधर होगा cx plus a, cy plus b और minus ax minus by प्लस सी, ये बराबर 0 तो चल ही रहा है साथ में। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाए। यहाँ पे हमें दिख रहा है सी वाई, अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा यहाँ से, और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है बी एक्स प्लस ए वाई, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये bx बनेगा, ठीक है। इसको मैं y से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो bx बन गया, ये ay बन जाएगा और ये cxy बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से, तो ये by बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx बन जाएगा। इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहाँ पे अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया था, b से मल्टीप्लाई किया था और y से मल्टीप्लाई किया था, इसको b से इसको y से, तो इसको b से करेंगे और इसको y से करेंगे, by अगेन by, जीरो तो बन जाएगा पर जीरो तो इस टाइप का बनेगा कि अपन उसको आगे इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, है ना। इस टाइप का जीरो हमें नहीं चाहिए। चलो करके देखते हैं एक बार क्या मिलता है हम लोगों को। हम लोग एक काम करते हैं, अगर अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करें b से, अगर इसको मल्टीप्लाई करें अपन bx और ay, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से भी कुछ नहीं बनेगा। अगर अपन इसको a से मल्टीप्लाई करें, बहुत लंबी कंडीशन मिल जाएगी। लेट्स डू फर्दर, आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, हम c1 को c2 को लिखेंगे c2 माइनस कॉलम 2 है, कॉलम 2 को क्या लिखेंगे, कॉलम 2 माइनस फर्स्ट कॉलम को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, b से, तो अपन मिल जाएगा bc1 प्लस yc2। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, पहले कॉलम को b से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम को y से करेंगे। अगर पहले कॉलम को अपन ने b से मल्टीप्लाई किया तो ये bx बन जाएगा, सेकंड कॉलम को y से करेंगे तो ये cxy बन जाएगा और cxy बन जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ay बन जाएगा। तो ये टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे कैंसिल, मतलब एक टर्म बचेगा हमारे पास। तो व्हाट वी विल बी गेटिंग xy1, कॉलम 2 में सारे चेंजेस आएंगे, ये हो जाएगा cx प्लस a, ये हो जाएगा cy प्लस b और ये हो जाएगा माइनस ax माइनस by प्लस c, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जब हम ये ऑपरेशन लगाएंगे c2 माइनस bc1 तो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे, c2 आपका क्या है bx प्लस ay, bx प्लस ay में से bc बन जाएगा ये, यानी bx गया, फिर y c2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cxy प्लस ay भी गया, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का बचेगा आपके पास cxy, माइनस का cxy बचेगा। एक ही टर्म बचा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन छोटा हो गया। आगे बात करेंगे तो आगे क्या होगा, अगेन वही प्रॉपर्टी, c2 कितना है, c2 है आपका माइनस ax प्लस by, है ना, माइनस का c, देख दो c2 है, माइनस आप क्या कर रहे हो b टाइम्स c1, b टाइम्स c1 का मतलब माइनस by कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हैं प्लस yc2, yc2 मतलब c2 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हो, c2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस cy स्क्वायर माइनस by, तो by से by कट गया, ये कितना मिल रहा होगा, यहाँ तो एक्सप्रेशन और बड़ा हो जाएगा। वी विल नॉट अप्लाई दिस एक्सप्रेशन, हम लोग इस एक्सप्रेशन को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है।
अगर अपन इतने बड़े ऑपरेशन में लगा के छोटा ऑपरेशन लगाए, जैसे कि मान लीजिए इसको b से मल्टीप्लाई किया, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा bx, bx में से bx खत्म कर दिया, इसको b से मल्टीप्लाई किया था by में से by खत्म कर दिया, और इसको भी b से मल्टीप्लाई किया था, हाँ ये ठीक रहेगा। मतलब हम लिख सकते हैं c2 को लिख देंगे c2 माइनस b टाइम्स c1, ये ठीक रहेगा ऑपरेशन। बड़े बड़े डिटरमिनेंट होते हैं, बहुत सोचना पड़ता है। c2 को क्या लिख देंगे c2 माइनस b c1। अच्छा ये काम c3 में भी कर सकते हैं अपन। c3 को क्या लिख देंगे, ये आपका c3 है, c3 में से x वाला टर्म आ रहा ना, यानी c से मल्टीप्लाई करते तो cx बन जाएगा, cx में cx गया, यहाँ पे c से मल्टीप्लाई करो तो हाँ ये ठीक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं c3 माइनस c टाइम्स c1। तो क्या एक्सप्रेशन बन रहा होगा, हमने c2 में से b टाइम्स c1 उड़ाया, तो c1 में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, c2 में से b टाइम्स c1 मतलब bx, तो क्या बचेगा, केवल ay बचेगा। यहां से हमने क्या किया, इसको b से मल्टीप्लाई किया, इधर से खत्म किया, तो ये माइनस ax माइनस c बचेगा, और ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, cy बचेगा। आगे करेंगे, यहाँ पे इसको c से मल्टीप्लाई किया तो cx, इसमें सब्ट्रैक्ट हुआ तो क्या बचेगा, a बचेगा सेकंड ऑपरेशन से। इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, b बचेगा, और इसको अगर वापस c से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा माइनस ax माइनस by, और छोटा बन गया इज इक्वल टू 0। अब तो बिल्कुल छोटा सा एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करें यहाँ पे, अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई करें तो 0 बना लेते हैं एक एक करके। अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ay माइनस ay क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और क्या क्या 0 बन सकता है, इसको अपन ने y से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, by हो जाएगा, by हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, इसको y से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करें, इसको y से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसको y से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, cy मिल रहा है, ay मिल रहा है, 0 0 0 0, कहीं से हम 0 बना पाए इसको। अच्छा इसको ऐड करते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें से खत्म करते हैं, थर्ड कॉलम में से, थर्ड रो में ऐड कर देते हैं। अगर हम फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करें तो ये ax बनेगा, सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो by बनेगा, तो ax प्लस by में इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। यस, एक एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया था तो axy, और यहाँ से y से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस axy है ना, और माइनस cy प्लस cy। अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये ऑपरेशन लगा देते हैं हम लोग, मतलब क्या लिख देते हैं, R3 को लिख देते हैं R3 प्लस क्या लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इसको तो मिटा देते हैं, लेट्स रब दिस। R3 को लिख देते हैं R3 प्लस x इंटू R1 प्लस y इंटू R2, तो कितना मिल जाएगा हमारे पास डिटरमिनेंट, देखते हैं। x ay a y ax माइनस c b। R3 में चेंजेस आएंगे। R3 में हम क्या कर रहे हैं, R3 आपका जैसे मान लीजिए 1 है, पहले एलिमेंट R3 का कितना है, 1, उसमें x टाइम्स R1 जोड़ा आपने तो 1 प्लस x हो गया, और y टाइम्स R2 जोड़ा तो y टाइम्स R2, नहीं R3 कितना है, 1 है ना, x टाइम्स R1 जोड़ेंगे तो x स्क्वायर बनेगा और ये y स्क्वायर बनेगा, यानी पहला एलिमेंट तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आपका जाएगा, नेक्स्ट कितना जाएगा, ये cy है, cy में आप क्या ऐड कर रहे हो, x टाइम्स R1 मतलब axy, y टाइम्स R2 यानी माइनस axy माइनस cy से cy कट गया, axy से xy कट गया, कितना मिल गया, 0। यानी सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होगा, 0, और थर्ड एलिमेंट तो 0 आ ही रहा था। ये लीजिए 2 0 तैयार हो गए, 2 0 तैयार हो गए, तो एक्सपैंड कर दीजिए इस रो के अलोंग, तो कितना मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में क्या आएगा, दिस इनटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए सी बराबर 0।
तो या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। अगर ये चीज 0 के बराबर है तो हम इसमें से क्या करते हैं, a कॉमन निकाल लेते हैं। a कॉमन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा by माइनस ax प्लस c बराबर 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, by माइनस ax प्लस c बराबर 0 है ना, उसी फॉर्म का आ रहा है ax प्लस by प्लस c, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो इस डिटरमिनेंट से हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। कैलकुलेशन काफी हैवी था इसका, नोट इट डाउन। It will take time to do this type of questions because it requires a lot of practice, lot of properties, how to evaluate the value of the determinant, because it's very tough कि अगर हम उसका, अच्छा बच्चे क्या समझदार होते हैं बहुत ज्यादा, बच्चे क्या सोचते हैं कि नहीं बना रहे हम जीरो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, है ना, आगे जाके उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ऐसे इक्वेशन के भूचाल में फंस जाते हैं, वो बाद में निकल पाते हैं, फिर वो बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी एक्सपेंशन करते, या प्रॉपर्टीज लगा लेते तो ज्यादा ठीक होता, है ना। तो अगर ऐसे एक्स वाई की बहुत सारी टर्म्स आ जाए तो प्लीज अप्लाई प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेंड दैट टाइप ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी। अच्छा, इस सवाल में एक मेथड लगेगा, उस मेथड को सिखाना जरूरी है, कभी भी वो मेथड काम आ सकता है आपके। बी स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट इज बी सी, नेक्स्ट इज ए सी बी सी, सी स्क्वायर प्लस 1 ए सी बी सी सी स्क्वायर 1। इसको प्रूफ किसके बराबर करके दिखाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में जो मेथड लग रहा है दैट इज अ इंपॉर्टेंट मेथड। एक्चुअली मेथड नहीं, एक प्रोसेस है जो हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। डिटरमिनेंट में हमने ये बात पढ़ी है कि हम किसी भी रो को डिटरमिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम पे जाके मल्टीप्लाई होता है। तो इस वाले एक्सप्रेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम अप्लाइंग सम प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, मैं C1 को है ना A से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, C2 को B से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ और C3 को C से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई किया है, A को C1 से मल्टीप्लाई किया है, B को C2 से मल्टीप्लाई किया है, C को C3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/ABC बाहर भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वापस कॉमन निकालूंगा तो A कॉमन निकालूंगा फर्स्ट कॉलम से, B कॉमन निकालूंगा सेकंड कॉलम से, C कॉमन निकालूंगा थर्ड कॉलम से, तो वो एडजस्ट भी होना चाहिए। अंदर क्या बनेगा, अगर आपने पहले कॉलम को A से मल्टीप्लाई किया है तो ये बन जाएगा A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी। नेक्स्ट टर्म विल बी, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ए बी स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट को c से मल्टीप्लाई किया है तो इट विल बिकम ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि आपने मल्टीप्लाई किसमें किया है, कॉलम में। आपने कॉलम में मल्टीप्लाई किया किसको, A को, सेकंड कॉलम में B को, थर्ड कॉलम में C को। तो यहाँ पे आगे स्टेप क्या होगा, आप कॉमन निकालेंगे, अब कहां से, रो से। आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में A कॉमन आ रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था कॉलम में, कॉमन कहां से निकाल रहे हैं, रो से। सेकेंड रो में क्या कॉमन आ रहा है, जो तीनों में से निकल सकता है, B। यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है। थर्ड रो में क्या कॉमन आ रहा है, C। यानी फर्स्ट रो से मैं A कॉमन निकाल रहा हूँ, सेकंड रो से B कॉमन निकाल रहा हूँ, थर्ड रो से C कॉमन निकाल रहा हूँ, तो बाहर वापस ABC बनेगा। क्या बनेगा बाहर, ABC, और ये हो जाएगा 1/ABC मल्टीप्लाई में ABC, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहे हैं, कॉमन निकालना ही था तो मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना। यहाँ से A कॉमन निकाल रहे तो B स्क्वायर बचेगा, यहाँ से A कॉमन निकालेंगे तो C स्क्वायर बचेगा।
यहाँ से b कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर बचेगा, यहाँ से b कॉमन निकालेंगे तो b स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से b कॉमन निकालेंगे तो c स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट विल बी, आप क्या निकालेंगे, c कॉमन निकालेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे c कॉमन निकालेंगे तो b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो abc से फिर abc काट दिया। फायदा क्या हुआ सर, फायदा क्या हुआ, आपने ये क्या किया है ना, फायदा क्या हुआ, फायदा आप देख सकते हैं, इसको और इसको देखो, इसको और इसको देखो, कुछ नहीं है, कोई सी भी वैल्यू नहीं आ रही आगे पीछे, एबीसी से एबीसी भी कट गया, और इसको और इसको देखो, इसको अपन ने ये बना दिया, इसको ये बना दिया, तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया। कैलकुलेशन क्यों करना आसान हो गया, आप देखो, आप तीनों कॉलम को ऐड करो, C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो टर्म तो पूरी कॉमन आ जाएगी। यानी हम ऑपरेशन कौन सा लगाने वाले हैं, हम C1 गोस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आपका सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा अब। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें हम या तो कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, रो से कॉमन निकालते हैं, या फिर रो में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से कॉमन निकालते हैं, और क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान बन जाता है। ये ज्यादातर देखने को मिलेगा प्रोडक्ट में, मतलब ए बी के प्रोडक्ट हो, बी सी के प्रोडक्ट हो, एक्स वाई, है ना, इस तरह से, उस तरह के सवालों में हम ऐसा करते हैं। तो आपके पास अब जो डिटरमिनेंट बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, हम देख लेते हैं। दिस विल बी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट विल बी सेम, अगेन इट विल बी सेम, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1। यहां तक पहुंचे, ये लीजिए, क्वेश्चन नोट की नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में से आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास व्हाट यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंदर आपके पास मिल जाएगा 1 1 1, नेक्स्ट विल बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। अब तो आपको 3 1 दिख गए, 3 1 दिख गए तो क्या करना है, 2 0 बना दो। 2 0 कैसे बना दोगे, R2 को लिख दो R2 माइनस R1, R3 को भी लिख दो R3 माइनस R1, R2 को क्या लिख दो, R2 को लिख दो R2 माइनस R1, और R3 को भी क्या लिख दो, R3 को भी लिख दो R3 माइनस R1। तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। R2 माइनस R1 का मतलब सेकेंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फर्स्ट रो तो सेम ही रहेगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 1, सी स्क्वायर में सी स्क्वायर जाएगा तो 0, फिर 0 0, सी स्क्वायर प्लस 1 में से सी स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो केवल 1 के लिए एक्सपेंड कर दो, 1 के लिए एक्सपेंड करोगे तो ये 1 के लिए आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू ये, तो कितना मिल गया 1 ही मिलेगा, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, तो यानी ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना 1, और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि आप याद रखें कि या तो हम रो में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से कॉमन निकालेंगे, या फिर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे रो से कॉमन निकालेंगे, हमारा सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, let's do one more question. Question is, let delta R is equals to R minus 1,
आर माइनस वन का होल स्क्वायर, आर माइनस वन का होल क्यूब, एन 2n स्क्वायर 3n क्यूब, नेक्स्ट विल बी 6 4n minus 2 3n स्क्वायर माइनस 3n, ये आपका डेल्टा आर दिया हुआ है। शो डेट सिग्मा आर बराबर 1 से लेके n तक डेल्टा आर इज कांस्टेंट है ना। इसको प्रूफ नहीं बोल सकते थे तो बोल सकते थे कि वैल्यू क्या होगी, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए यानी वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू आना चाहिए तो आंसर आना चाहिए था। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सिग्मा लगाते हैं तो सिग्मा लगाते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में सिग्मा को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है, आर है, आर वेरी कर रहा है, आर बराबर 1 से लेके कहां तक जा रहा है n तक, तो आर आपका वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे आर किस कॉलम में आ रहा है, किस रो में आ रहा है, आपका आर केवल फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। इसका मतलब सिग्मा जो है वो कौन से कॉलम में इंट्रोड्यूस होगा, केवल फर्स्ट कॉलम के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, और वहां से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा को इंट्रोड्यूस करते हैं डेल्टा आर में, क्या मिलेगा देखते हैं। इट विल बिकम सिग्मा आर बराबर 1 से लेके n आर माइनस 1, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके n आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके n आर माइनस 1 का होल क्यूब, नेक्स्ट विल बी n 2n स्क्वायर 3n क्यूब, नेक्स्ट 6 4n माइनस 2 3n स्क्वायर माइनस 3n, यहां तक पहुंच गए। ठीक है साहब, आगे क्या करें, जब हम r को 1 डाल देंगे तो उसका वैल्यू कितना जा रहा होगा, r का 1 डालने से वैल्यू जाएगा आपका 0, 2 डालने पे 1, मतलब एक तरह से सिग्मा जो है वो क्या बन रहा होगा एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, व्हाट विल बी द सिग्मा। अगर हम r को 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करने पे 0 मिल रहा होगा, यानी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक जा रहा होगा, n माइनस 1 तक जा रहा होगा, और n माइनस 1 तक जा रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 नेचुरल नंबर्स को सम लिखा हुआ है। अगर ये n नेचुरल नंबर्स होते तो सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये n माइनस 1 है तो n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी कुल मिला के बन जाएगा 1 से 1 कैंसिल, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। समझ गए होंगे आप बात, ये n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 लिखा हुआ है क्योंकि टर्म्स ही क्या है, n माइनस 1 है। तो पहले वाले सिग्मा की जगह हम क्या रख सकते हैं, पहले वाले सिग्मा की जगह हम रख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 बाई 2, n इंटू एन माइनस 1 बाई 2। बात करते हैं अगले वाले सिग्मा की। अगले वाले सिग्मा में आप देखेंगे r को अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अगेन क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से लेके n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं एक बार। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 होता है, तो कितना बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1, ये हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 डिवाइड बाय क्या 6, तो यहां पे आ जाएगा आपका n इंटू एन माइनस 1 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 6, ये आपका दूसरा सिग्मा ब्रेक हो गया। ठीक है, थर्ड सिग्मा देखते हैं, थर्ड सिग्मा आपको क्या देगा, थर्ड सिग्मा आपको क्या देगा, थर्ड सिग्मा में लिखा हुआ है r माइनस 1 का होल क्यूब, यानी 0 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n माइनस 1 का होल क्यूब, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n माइनस 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है। अच्छा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ n माइनस 1 का कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी ये मिल जाएगा आपके पास 1 से 1 कैंसिल हो गया,
तो ये हो जाएगा n स्क्वायर n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4। तो थर्ड टर्म विल बी, यहाँ तो स्पेस नहीं रहा हमारे पास, मैं लिख देता हूँ फिर भी, n स्क्वायर इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना 4। बाकी सब एज इट इज रहेंगे, है ना, बाकी सब एज इट इज रहेंगे, बाकी को हम ना छेड़े तो अच्छा होगा। अच्छा अब क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से हमें कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, तो जो भी चीजें फर्स्ट कॉलम में से कॉमन, अच्छा बाकी सारे रोज तो क्या रहेंगे सेम, है ना, बाकी किसी कॉलम को हमने छेड़ा ही नहीं। हम एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से जो जो चीजें कॉमन निकल रही है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकल रहा है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं, सिंपल सा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू को कॉमन निकालेंगे तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो आपके पास 1 बचेगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू को कॉमन निकाल दिया तो ये बनेगा 2n माइनस वन डिवाइड बाई कितना 3, ये बचेगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई कितना 2। ठीक है साहब, यहाँ क्या लिखा हुआ था, n लिखा हुआ था, यहाँ 2n स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ पे 3n क्यूब लिखा हुआ था, ये आपका लिखा हुआ है 6, ये लिखा हुआ है 4n माइनस 2 और ये लिखा हुआ है 3n स्क्वायर माइनस का क्या 3n, ये लिखा हुआ है। अच्छा यहां से एक चीज और दिखाई दे रही है, क्या चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, इस वाली टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 से मल्टीप्लाई करने से 3 डिवाइड में, तो 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4n माइनस वन माइनस 2 हो जाएगा, ये टर्म बन जाएगा। और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 बन जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3n इंटू एन माइनस वन, 3n को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3n स्क्वायर, और 3n को 1 से करूंगा तो 3n, तो 3n स्क्वायर माइनस 3n, अरे वाह, इसका आंसर तो 0 आ गया, इसका आंसर तो क्या आ गया 0, यानी फर्स्ट कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो n इंटू एन माइनस वन, 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अंदर कितना बनेगा 6 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 6 इंट्रोड्यूस करूंगा तो 6 बाई 3 कितना हो जाएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 4n माइनस 2, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6, 3 बार आ जाएगा तो 3n स्क्वायर माइनस 3n हो जाएगा। सेकंड कॉलम वैसे का वैसे ही, मतलब 1 नहीं है, इट इज डैश 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 एज इट इज। थर्ड कॉलम क्या है 6, 4n माइनस 2 और 3n स्क्वायर माइनस 3n, तो ये दोनों कॉलम क्या हो गए सेम हो गए, और किसी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम सेम आते हैं यानी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होता है 0 के बराबर होता है, यानी ये तो पूरा वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया, और 0 तो क्या होता है कांस्टेंट नंबर होता है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि डेल्टा आर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, समझे बात को, ठीक है, डेल्टा आर जो आ रहा है आपका एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का क्या क्या यूज है? 2-3 यूज है, बता देते हैं। यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहला यूज है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल में बता भी चुका हूँ, एक प्रॉब्लम आई थी अपने सामने इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, जिसका 972 आंसर आया था। तो यूज ऑफ डिटरमिनेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, x1 y1, एक वर्टिस है आपका x2 y2 और एक वर्टिस है आपका x3 y3। तो आपको अगर तीनों वर्टिसेस पता है तो आप उसका ट्राइंगल का लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला बाय डिटरमिनेंट। तो वो एरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ मॉड के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ x1, कैसे भी लिख लीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप चाहें तो इसका फिर से मॉड है ना, ये मॉड के अंदर आता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं कि आप x1 y1 1 लिखा हुआ है, x2 y2 1 लिखा हुआ है, x3 y3 1 लिखा हुआ है। तो आपको रो को कॉलम में भी बदल दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट रो को कॉलम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम। डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने पर डिटरमिनेंट का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन डिटरमिनेंट का है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का काम आता है। एक्चुअली ये वही फॉर्मूला है जो आपको क्लास 10 में बताया गया था, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने अगर ढंग से पढ़ाई की हो क्लास 10 में तो आपको टूटे फूटे टुकड़ों में याद आ जाएगा, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना। वैसे तो हमारी आदत होती है हम पिछली क्लास का भूल जाते हैं हमेशा नई क्लास में आने के बाद। ठीक है, सो ओके, सेकंड देखते हैं। कॉनकरेंसी को प्रूव करने के लिए काम में आता है। कॉनकरेंसी क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास 3 लाइन है। पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और तीसरी लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। मेरे पास ये 3 लाइन्स हैं और मुझे बोला गया कि तीनों आपस में क्या है, कॉनकरेंट है। तो मुझे प्रूव करके दिखाना है कि कॉनकरेंट की कंडीशंस क्या होंगी। तो सबसे पहली बात तो कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है। कॉनकरेंट का मतलब ये होता है कि दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन पास कर जाए तो तीनों लाइंस आपस में क्या कहलाएगी, कॉनकरेंट। यानी तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो, सेम, या फिर तीनों लाइंस का किस पॉइंट से पास हो रही है, सेम पॉइंट से पास हो रही है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि अगर 3 लाइंस कॉनकरेंट है, इसका मतलब 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेगा, तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, है ना। छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसको a2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a1 से। तो a1 a2 घटा दो दोनों, मतलब पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई करना है। तो x को क्या करना है, उड़ा देना है। x उड़ेगा तो y में एक्सप्रेशन बनेगा, वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। y का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करोगे x में तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x और y आ गए, इसमें पुट कर दो तो सेटिस्फाई करना चाहिए, नहीं बराबर 0 होना चाहिए। बराबर 0 हो गया तो लाइंस क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई, है ना। काफी बड़ा कंडीशन हो जाएगा। पर अगर ये लाइंस आपको वेरिएबल में ना देके सिंपल लाइंस दी हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जैसे कि कोई सा भी पॉइंट मान लीजिए आप, जैसे x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और एक आपको दिया हुआ है 2x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0 बन जाता है। और ये हो जाता है कितना, 2x प्लस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 बन जाता है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x से 2x कैंसिल हो जाता है। ये हो जाता है आपका माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। y का वैल्यू -1 यहाँ डाल देते तो 2 इंटू -1 कितना होता, -2 प्लस 3 कितना होता, +1। तो x भी कितना आ जाता, -1 आ जाता है। तो ये -1 आपको थर्ड लाइन में अगर आप पुट करते हैं, मान लीजिए आपकी थर्ड लाइन क्या है, थर्ड लाइन है x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये थर्ड लाइन है आपकी। तो अगर आप थर्ड लाइन में इस पॉइंट को पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे, y की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये लाइन
ये लाइन और ये लाइन तीनों में क्या है, कॉन्करेंट है, क्योंकि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब तीनों लाइंस आपस में कैसी है, कॉन्करेंट। इट विल बी अ easier task if the lines are not in the form of variables, है ना, आपके लिए आसान रहेगा। पर अगर लाइंस अगर वेरिएबल की फॉर्म में आ गई तो फिर क्या करोगे, मतलब पहले तो आपको ये जो एग्जांपल लिया मैंने तो इसमें तो क्या था, कोई भी लाइन वेरिएबल की फॉर्म में नहीं थी, या फिर हो सकता था मैं एक ऐसी बात बोल देता, थर्ड लाइन में कुछ कंडीशन लगा देता, 2 की जगह मैं k लगा देता, तो मैं लिख देता x प्लस वाई प्लस के बराबर 0। ये तीसरी लाइन है, तो इन दोनों लाइंस के रेस्पेक्ट में तीसरी लाइन क्या है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो k का वैल्यू आ जाता है ना। तो बात यही है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल फॉर्म बताता हूँ। जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया, x और y का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, जो कंडीशन बन रही थी वो कंडीशन को आप डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। वो कंडीशन क्या थी कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है इसका मतलब क्या है, ऑल थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, बोलो सिंपल सा, लाइंस आर कॉन्करेंट। ये लाइंस कैसी होंगी आपस में, कॉन्करेंट होंगी। बात समझे आप, बात, हाँ अभी जो बात बताई समझे। a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉलम को किस में बदल दीजिए, रोज में बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेकंड केस हो गया, कॉन्करेंसी के लिए हम लोग इसको काम में ले लेते हैं। ठीक है, एक चीज और होती है, डिटरमिनेंट का एक एप्लीकेशन और होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला एप्लीकेशन तो आपने दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, दूसरा आपका कॉन्करेंसी के लिए कंडीशन होगा, तीसरा जो कंडीशन होता है वो होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे उसके लिए। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, तो जिसने पढ़ रखा है उसको नहीं, उसको पता होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होती है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, तो ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। इट कैन रिप्रेजेंट पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस के लिए सबको रिप्रेजेंट कर सकती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या है, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन ये कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी, इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है, इट विल represent pair of straight lines, it will represent pair of straight lines if, है ना। मैंने आपको क्या बोला, सेकंड डिग्री इक्वेशन आपको सर्कल भी रिप्रेजेंट करती है। सर्कल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, a बराबर b होना चाहिए और h क्या होना चाहिए, 0, है ना। याद रखिए इस बात को, जैसे a और b बराबर हो गए और h क्या होगा, 0, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या करेगी, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपने सर्कल पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इट विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ, कब रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब हमारा डेल्टा 0 होगा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक डिटरमिनेंट होता है जो कि हमने एक बहुत बड़ी सी इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनाया था, अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर 0 होना चाहिए, ये वो। तो वहां से एक कंडीशन मिली थी, है ना। हालांकि वो कंडीशन एक सिंपल फॉर्म में भी लिखी जाती है, वो कंडीशन इस तरह से भी लिखी जाती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। अगर ये कंडीशन 0 के बराबर आती है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसी को सर अगर आपने इस तरह से बता दिया डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन क्या हो, तो डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन भी बता देता हूं मैं साथ के साथ। डिटरमिनेंट का क्या एप्लीकेशन होगा, तो हम इस कंडीशन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट के फॉर्म में कंडीशन क्या बनती है, ये अगर डेल्टा है और डेल्टा अगर 0 के बराबर आता है, इसका मतलब ये क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से आप इस इक्वेशन से a निकाल लीजिए, h निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए, g निकाल लीजिए, f निकाल लीजिए, c निकाल लीजिए, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कीजिए। और अगर आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला 0 के बराबर आ गया, तो 100% है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। तो ये आपका डिटरमिनेंट है। अच्छा, मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, मतलब आप चाहें तो शॉर्ट फॉर्म है ना। कैसे याद करेंगे इसको, क्योंकि ये इतने सारे वेरिएबल्स याद रखना एक ही डिटरमिनेंट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक डायलॉग याद रखिए, सिंपल सा डायलॉग क्या होता है, ऑल हॉट
हॉट मतलब H, ऑल A, ऑल हॉट गर्ल्स, G फॉर गर्ल्स, हैविंग बॉयफ्रेंड है ना, HBF, गो फॉर सिनेमा है ना, गो फॉर सिनेमा, ये याद रखिएगा है ना, ज्यादा उसको जगह जगह सुनाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बताया बस, आप याद रखिए, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे हमेशा, ये चीजें आपको याद रहती। चलिए, ये 3 एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो हम सवाल देख लेते हैं, फटाफट से सवाल देख लेते हैं। सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ A find the values of A for which the lines टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, ax प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0, ax प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। आर, अच्छा ये तो बताया नहीं क्या है, आर कॉन्करेंट। ये तीनों लाइंस आपस में कैसी है? कॉन्करेंट है। तो पहली बात तो ये कि आप चाहते हैं कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तो आपको एक का वैल्यू पता लग जाए। कॉन्करेंट का मतलब कि दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, या फिर तीनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे खुशखबरी वाली बात ये कि आपको ये दोनों लाइंस पता है और कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों लाइंस पता है, कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा एक्स और वाई में, वो यहाँ पुट कर दो, क्योंकि तीसरी लाइन भी क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी, तो वहां से एक का वैल्यू आ जाएगा। या फिर आप डिटरमिनेंट मेथड से जाएं, क्योंकि हम डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, तो डिटरमिनेंट मेथड से जाएंगे। तो A1 A2 A3 मतलब कितना? 2A3 B1 B2 B3 1 3 2 1 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार दोबारा से। 2A3 1 3 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, ये 0 होना चाहिए। तो 2 इंटू, एक्सपेंड कर लेते हैं सीधा सीधा, वैल्यूज ही है सिंपल। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा? माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2a है ना, माइनस 2a प्लस 9, और लास्ट में हो जाएगा माइनस 1 इंटू 2a माइनस 9 इंटू 2a माइनस 9। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो आपको ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 2a। ओहो हो, ये तो गड़बड़ हो गई। ऐसा भयंकर भूचाल कैसे आ गया यहाँ पे? सवाल लिखने में कोई गलती तो कर दी कि नहीं करी ना? नहीं, बिल्कुल सही है। माइनस 2a प्लस 9 है ना, बराबर 0। 2a से 2a कट गया, 9 से 9 कट गया, तो 0 बराबर 0 हो गया। अच्छा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझे आप, a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अपन तो डायरेक्टली भी देख सकते थे, है ना, अपन ने देखा ही नहीं, चलो बाद में कंडीशन निकली तब देखा अपन ने। यहां से अपन पता है क्या बोल सकते हैं कि इट इज सेटिस्फाई फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए। जब भी ऐसे ए कैंसिल हो जाए तो ये इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए से क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। पता है क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इसका तो वैल्यू 0 आएगा। क्यों आएगा 0? ये दोनों क्या है? सेम ही तो है, ये दोनों सेम है, दोनों कॉलम क्या है? सेम है। अगर इस कॉलम में से अगर मैं माइनस 1 कॉमन निकाल लूं, तो माइनस 1 कॉमन निकालूंगा तो माइनस 1 कहां पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इस पूरे कॉलम में से देखिए कितना बन जाएगा? 1 3 2, और ये भी कितना? 1 3 2, तो वैसे ही उसकी वैल्यू तो 0 है ही सी। यानी एक ही कोई सी वैल्यू पुट करो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर। एक ही कोई सी भी वैल्यू पुट करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए, इसका आंसर होगा। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बन जाए तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया।
अच्छा अगर अपन इससे ना जाते, डिटर्मिनेंट से ना जाते सर, हम तो उससे जाना चाहते हैं, तो उससे भी देख लेते हैं क्या कंडीशन बन पा रही है ना, हो सकता है उसमें भी कोई चमत्कार हो। तो ये कितना है 2x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, और एक है 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, है ना। ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, और नीचे 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा x, कैंसिल कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 0। x को 0 डाल दोगे तो y कितना आ जाएगा 1, x को 0 y को 1। तो अब ये लाइन क्या है, लाइन है आपकी ax प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0। डालो जरा x को 0, x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो a इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, y को 1 डालोगे तो 3 1 3, 3 माइनस 3 0, 0 बराबर 0। वापस वही केस बन रहा है, वापस ये केस बन रहा है। इसका मतलब a का होना नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, यानी a को आप कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइंस क्या है कॉन्करेंट होंगी सी, है ना। तो इसका मतलब इट इज सेटिस्फाई फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ a। बहुत ही अच्छा सवाल है, इट इज सेटिस्फाई फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ a। तो ऑप्शन में आपको इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ a को टिक करके आना है। अच्छा कुछ बच्चे क्या होते हैं 0 टिक करके आते हैं, अच्छा एक भी वैल्यू नहीं मिली 0। अरे बात ये तो समझो कि a जो है a के होने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, और a के होने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसका मतलब क्या है, ये तो कुछ भी वैल्यू ले क्या फर्क पड़ता है ना। तो आप पे डिपेंड करता है, आप 0 टिक करें इनफाइनाइट टिक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, अगला सवाल है आपका इफ द लाइंस ax प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, x प्लस by प्लस 1 बराबर 0 एंड x प्लस वाई प्लस c बराबर 0, x प्लस वाई प्लस c बराबर 0, ABC being distinct, a comma b comma c being distinct and different from one, this being अजीब से भयानक से शब्द है, distinct and different from one are concurrent, then prove that 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c ये 1 के बराबर होना चाहिए। 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b plus 1 upon 1 minus c किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, बहुत पहले पूछा गया था। इफ द लाइन से x plus y plus 1 x plus a जो है, तो हम तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है, तीनों लाइंस कॉन्करेंट है तो क्या डेल्टा 0 डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी a11 पहला बनेगा a11, दूसरा बनेगा 1b1 1b1 और तीसरा बन जाएगा 11c। ये किसके बराबर होना चाहिए 0। बट आपको यहाँ से क्या कंडीशन बनानी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन, और इस कंडीशन को बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए आईआईटी ने सवाल पूछा था। इस कंडीशन को बनाना इतना आसान नहीं है। अगर आप इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करके जाएंगे तो डायरेक्टली एक्सपेंड करने से आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा जिसके लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और बहुत मुश्किलों से आपको ये एक्सप्रेशन प्राप्त होगा। तो बेटर यहाँ पे ऑपरेशंस लगा लेते हैं। ऑपरेशंस क्या लगा लेते हैं, C2 को लिख लेते हैं C2 माइनस C1, और C3 को भी लिख लेते हैं C3 माइनस C1। तो ये क्या मिलता हुआ दिखेगा आपको, ये मिलता हुआ दिखेगा C2, मतलब ये तो A11 ही रहेगा, C2 माइनस C1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए, ये हो जाएगा B माइनस 1, और ये हो जाएगा 0। फिर अगला हो जाएगा आपका अगेन 1 माइनस ए, अगेन 0 एंड C माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सवाल रब करते हैं, इधर से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्या बनेगी कंडीशन, एक्सपैंड कर देना सीधा सीधा थर्ड कॉलम के अलॉन्ग,
कितना मिल जाएगा, थर्ड रो के अलॉन्ग, सॉरी, इसके लिए मिल जाएगा आपको दिस इंटू दिस 0 माइनस 1 माइनस ए इंटू बी माइनस 1, है ना। फिर नीचे वाले में तो 0 है, तीसरा वाले क्या आ जाएगा c माइनस 1, उसके लिए ये a इंटू बी माइनस 1, a इंटू बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो कितना बन रहा है, इसको इंटरचेंज कर दें, ये 1 माइनस बी बना लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी प्लस ए इंटू सी माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 माइनस 1 माइनस ए, और सी माइनस 1 को 1 माइनस सी लिख देते हैं प्लस करके, इज इक्वल टू क्या है 0। अब एक काम करो, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी से, है ना। पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो किससे, 1 माइनस ए, नॉन जीरो नंबर है, क्यों है नॉन जीरो, सवाल में दिया हुआ है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम 1 नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते, तो तीनों क्या है नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दिए। अब अलग अलग करेंगे सेपरेट, तो 1 माइनस सी से 1 माइनस बी 1 माइनस ए 1 माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 1 अपॉन 1 माइनस सी बच रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये आपको बच रहा होगा 1 माइनस, अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, ये बी माइनस 1 को 1 माइनस बी, सी माइनस को 1 माइनस सी, दोनों कट जाएंगे, तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो कितना बचेगा ए अपॉन 1 माइनस ए बचेगा, प्लस अगला कितना बचेगा 1 माइनस ए 1 माइनस सी, 1 माइनस ए से 1 माइनस सी बचेगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस सी बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ऐसे लिख सकता हूं मैंने क्या कर दिया, पहले मैं इस एक्सप्रेशन को उधर लेके गया, तो पहले मैं a अपॉन 1 माइनस ए को और RHS में लेके जाऊंगा, तो ये कितना बन जाएगा माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, तो माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बनेगा। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ 1 अपॉन 1 माइनस ए को ऐड कर दिया, तो दोनों तरफ 1 अपॉन 1 माइनस ए को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल रहा होगा, दोनों तरफ 1 अपॉन 1 माइनस ए को ऐड करने से मेरे पास इधर तो क्या बन जाएगा, तो मेरे पास रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाएगी, क्या चाहिए 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, और इधर क्या बन जाएगा, यू विल गेट व्हेन यू टेक द एलसीएम, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए डिवाइड बाय 1 माइनस ए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। यानी आपने प्रूफ कर दिया कि 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, नोट इट डाउन।